यूपीएससी आईएएस इकोनॉमी के 2017 के सोल्व्ड पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम, इसका आंसर है निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। इसकी व्याख्या है, यह योजना देश के कई राज्यों में चल रही है जिसमें निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों द्वारा पारंपरिक शिक्षण माध्यमों से अर्जित कौशल को प्रमाणित किया जाता है। इस योजना के तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय ने कई राज्यों में अधिक श्रमिकों वाले निर्माण स्थलों पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रश्न नंबर 2 है, कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचना ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? तो वह है विश्व आर्थिक मंच। यह रिपोर्ट पहली बार 2006 में प्रकाशित की गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है, यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। यह एक नॉन स्टॉप डिजिटल प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता है। इसके आयोजन में देश की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए डिजिटल और टिकाऊ नवाचारी समाधान उपलब्ध कराए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा, यह आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। मौद्रिक नीति समिति केंद्रीय बैंक की एक समिति है जिसका नेतृत्व आरबीआई गवर्नर द्वारा किया जाता है। इसे आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य बेंचमार्क नीति दर रेपो रेट तय करना है ताकि मुद्रास्फीति को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। प्रश्न नंबर 5 है, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो इसका आंसर होगा अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक का। 1930 के दशक में देश में बढ़ती हुई समाजवादी गतिविधियों से चिंतित होकर सरकार ने 1929 में यह अधिनियम सदन में पेश किया था। कौन सा? 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम। यह अधिनियम सदन में पेश किया गया जिसके द्वारा कारखानों में ट्रिब्यूनल्स प्रणाली और हड़तालों पर रोक लगा दी गई थी। प्रश्न नंबर 6, समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्य नीति पद किसे निर्दिष्ट करता है? ईयू को। ईयू मतलब यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन को। यह यूरोपीय संघ के एकल बाजार क्षेत्र से संबंधित है। डिजिटल एकल बाजार कार्य नीति, इसमें डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और दूरसंचार को शामिल किया जाता है। इसकी घोषणा जून 2015 में यूरोपीय आयोग द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 7 है, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बेनामी संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी। बेनामी संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी, वे सीज कर ली जाएंगी। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य क्या हैं? तो स्टेटमेंट 1 है, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। सेकंड स्टेटमेंट है, छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही रिलेवेंट है क्वेश्चन से, राष्ट्रीय पोषण मिशन से। तीसरे और चौथे रॉन्ग है। तीसरे में क्या है, बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ावा देना। तो ये राष्ट्रीय पोषण मिशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ है, मुर्गी के अंडों के उपयोग को बढ़ावा देना। तो ये भी रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 9 है, कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा, हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। घरेलू अंश आवश्यकता का ये जो है संबंध किससे है? हमारे देश में सौर शक्ति प्रोडक्शन से है, उसके विकास से। यह शब्द चर्चा में तब आया जब अमेरिका ने 2013 में WTO में भारत के खिलाफ ये शिकायत की थी कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के लिए भारत की सब्सिडी और घटक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ भेदभाव करती है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? तो इसका आंसर होगा, राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 1 जनवरी 2004 को प्रारंभ की गई थी। केंद्रीय सरकारी सेवा के तथा 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी नए कर्मचारियों पर लागू है, सशस्त्र बल के अलावा। सशस्त्र बल पे लागू नहीं होती है। भारत के सभी नागरिक, चाहे वे निवासी हो या अनिवासी, 18 वर्ष से 60 वर्ष तक का एनपीएस में शामिल हो सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम में एनपीएस राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जो राज्य सरकारों की अधिसूचना की तारीख के बाद राज्य स्वायत्त निकायों में शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं? पहला है, यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सेकंड स्टेटमेंट की यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें अनेक उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। तो ये राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, सही है ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति एक विजन दस्तावेज है। इसके तहत इस बात पर बल दिया गया है कि भारत बौद्धिक संपदा कानूनों को मानता है तथा भारत में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा मौजूद है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक विभाग है।